दोस्तों हाल ही में मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी। वीडियो के अंदर एक स्ट्रैटेजी मैंने सिखाई थी। स्ट्रैटेजी थी ATH स्ट्रैटेजी, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप उनके अंदर एंट्री लेंगे। एक टेक्निकल बेस्ड अप्रोच दोस्तों मैंने आपको सिखाई थी। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों फंडामेंटल ऐड करेंगे। अगर आप इनको सीखते हैं तो यकीन मानिए कि अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स आप पिक कर पाएंगे। और बहुत बार स्टॉक्स, जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको दिखाया था कि 10-10 गुना हो जाते हैं, 5-5 गुना हो जाते हैं 1 साल 2 साल के अंदर। तो वो अपॉर्चुनिटीज भी दोस्तों आपको डेफिनेटली मिल सकती है। तो अगले 15-20 मिनट मुझे दीजिए। 15-20 मिनट में कुछ ऐसे मैट्रिक्स, कुछ ऐसे रेशियोज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपको फंडामेंटली गुड स्टॉक्स फाइंड करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको फंडामेंटली गुड स्टॉक फाइंड करने में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में जरूर हेल्प करेगी। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो इंट्राडे में बहुत नुकसान कर चुके हैं, फ्यूचर्स में बहुत नुकसान कर चुके हैं, ऑप्शंस बाइंग में बहुत नुकसान कर चुके हैं। मैं डेफिनेटली चाहता हूं कि शेयर बाजार आपको पैसा दे। तो सबसे आसान जो मार्केट के अंदर तरीका है पैसा बनाने का, इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, उसके अगर दोस्तों अप्रोच आप मार्केट में रखेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपके पास एक एज रहेगा और पॉसिबिलिटी रहेगी आप मार्केट से पैसा बनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं अपना PNL दिखाना चाहता हूं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का। मैंने काफी वीडियो में आपके साथ शेयर करा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं पर्सनली भी ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूं। तो जैसे कि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2024 से 2025 तक का पूरा ये डाटा दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा 2025 का साल था ये बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत अच्छे स्टॉक्स नहीं भागे, लेकिन टिल डेट भी कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो 15-20% प्रॉफिट में मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, अभी मैंने उनका एग्जिट नहीं करा है। और अगर आप स्टॉक्स देख सकते हैं, काफी स्टॉक्स लॉस में भी जाते हैं, काफी स्टॉक प्रॉफिट में भी जाते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल अच्छा होता है तो आपके पास एक वजह होती है। अगर कोई स्टॉक अभी फिलहाल परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा उसको होल्ड कर सकते हो कि आगे आने वाले कुछ महीनों में परफॉर्म कर जाएगा। तो इसलिए दोस्तों फंडामेंटल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टॉक्स लिए गए, काफी आपको रेड दिखेंगे, काफी आपको ग्रीन दिखेंगे। बस एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि जब भी पैसा कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, जब नुकसान करते हैं तो लॉस करते हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी के साथ मार्केट में ट्रेड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी आप मार्केट से पैसा कमा के निकलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज पर और ध्यान देंगे, टोटल प्रॉफिट कमाने में मैंने जो चार्जेस दिए उसमें सिर्फ 193 ब्रोकरेजेस था। काफी हमारे जो दोस्त है वो कहते हैं कि ब्रोकरेज बहुत लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ज्यादातर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट को जो STT दिया गया है वही सबसे ज्यादा लगा है, 5700। अदरवाइज तो कुछ ज्यादा लगा ही नहीं है इतने सारे ट्रेड में। लगभग 2 ईयर्स के ट्रेड में सिर्फ इतना ही लगा है। STT आप इनकम टैक्स के अंदर क्लेम भी कर सकते हो। देखिए बहुत सारे ब्रोकर है जो आपको ट्रेडिंग के अंदर यानी इक्विटी होल्डिंग के अंदर ब्रोकरेज लेते हैं। अभी तो बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर ने भी लेना शुरू कर दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि स्टॉक होल्डिंग के अंदर आप ब्रोकरेज ना दे, आपको एक रिलायबल ब्रोकर चाहिए, तो जीरोधा दोस्तों एक बहुत अच्छा ब्रोकर है। आप जाकर के इसमें अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसका ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, जाकर के आप अकाउंट ओपन कराइए। ऑनलाइन प्रोसेस होता है और अकाउंट ओपनिंग का भी कोई पैसा आपको जीरोधा में नहीं देना होता। तो ये बेनिफिट दोस्तों आप उठा सकते हैं। क्योंकि अगर ब्रोकरेज देकर ये काम करता तो डेफिनेटली 10 से 15 हजार पे मेरा और कम यहाँ पर प्रॉफिट आपको दिखाई देता, राइट। तो आप दोस्तों फंडामेंटली अप्रोच समझेंगे। फंडामेंटली अप्रोच समझने से पहले एक बार ATH को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। बाकी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो जो ATH के ऊपर बनाई थी, आई बटन पे लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां पर जाकर के उसको जरूर डेफिनेटली वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। ATH का दोस्तों मेनली मतलब होता है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स, और मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए। तो 2 साल या उससे ज्यादा जितने भी स्टॉक्स अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहे हैं तो उनको दोस्तों हम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मानते हैं। मंथली क्लोजिंग बेसिस पर आपको उसको देखना होता है। तो जैसे कि अगर हम फोर्स मोटर को देखें तो फोर्स मोटर ने यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करा था, काफी साल का। अगर आप देखेंगे मल्टी ईयर का एक हाई ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद देखिए 2000 के आसपास ये जो ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक आज कहाँ ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 18,000 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 22,000 को टच कर करके आया था। तो लगभग 10 गुना दोस्तों स्टॉक हो गया है। जितने भी स्टॉक दोस्तों मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सेबी की रूल रेगुलेशन का दोस्तों आपको फॉलो करना है। तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, दैट्स वाई रीजन मैं जितने भी स्टॉक्स आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए दिखा रहा हूँ। कोई भी स्टॉक खरीदने और बेचने की आपको इस वीडियो के आधार पर कोई बाइंग एंड सेलिंग नहीं करनी है, राइट। फोर्स मोटर के बाद दोस्तों एक स्टॉक है, यहाँ पर आप देखिए स्टॉक का नाम है हिटाची एनर्जी, जिसको हम पावर इंडिया भी कहते हैं। 2 ब्रेकआउट्स इसके अंदर बड़े ब्रेकआउट्स आए थे।
यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट आया था 2020 के बाद, 1000 पे से स्टॉक देखिए सीधा चला गया था 4000, 4000 पर एक ब्रेकआउट आया, कुछ टाइम होल्ड करने के बाद लगभग 1.5 ईयर्स यानी 1.5 साल होल्ड करने के बाद एक ब्रेकआउट आया 4000 पर, और आज दोस्तों हिटाची ट्रेड कर रहा है लगभग 18,900 के आसपास, फिर 4-5 गुना हो गया। उसके बाद दोस्तों एक स्टॉक है CDSL, हम सभी जानते हैं, मल्टीपल ब्रेकआउट्स इसमें आए हैं। यहाँ पर आया था एक 2020 में जुलाई में एक ब्रेकआउट आया था, 170 रुपए का स्टॉक था। उसके बाद सीधा ये 870 रुपए के आसपास का हाई लगाया था इसने, फिर 870 का हाई ब्रेक करने के बाद स्टॉक आज 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक इस तरीके से दोस्तों मार्केट में परफॉर्म करते हैं जब ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हैं। किसी भी स्टॉक को दोस्तों भागने के लिए, मल्टी बैगर बनने के लिए मल्टीपल टाइम अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करना पड़ेगा। इस बात से तो दोस्तों आप सहमत है? जब तक वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो भागेगा कैसे? जैसे कि अगर हम एप्पल का एग्जांपल है या किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक्स का एग्जांपल है, तो कॉमन चीज है टेक्निकल, वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए जाएंगे, राइट? तो पहला टेक्निकल ट्रिगर तो हमें मिलेगा, कोई स्टॉक एक ऑल टाइम हाई ब्रेक करे, एटलीस्ट 2 ईयर्स का तो करना ही चाहिए। इसको फाइंड करने का दोस्तों मैंने तरीका भी बताया था। आप नॉर्मली गूगल पे 52 वीक हाई लिखिए, तो उसमें देखिए NSE की वेबसाइट आ जाती है। उस वेबसाइट पर जाने के बाद ये जो LTP है, LTP को सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर रखिए, हाईएस्ट से लोवेस्ट रखिए। उसके बाद देखिए इक्विटी सीरीज, EQ सीरीज के अंदर आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखाई देंगे। एक एक करके 15-20 स्टॉक डेली बेसिस पर फाइंड करिए, आपको कुछ स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे 2-4 दिनों के अंदर जो अपना ऑल टाइम हाई मिनिमम 2 ईयर्स का ब्रेक कर रहे होंगे। उनको आप वॉच लिस्ट में रखिए, एक वॉच लिस्ट बना लीजिए। जब दोस्तों आप ये वॉच लिस्ट बना लेते, फिर आपका काम आता है फंडामेंटल का। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हमें देखने हैं, जिससे दोस्तों हमें आइडिया लगेगा कि ये जो फोर्स मोटर जैसे स्टॉक्स है या पावर इंडिया जैसे स्टॉक्स है, मल्टी बैगर कैसे हो जाते हैं। जब ये मल्टी बैगर बन रहे थे, जब ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहे थे, उस टाइम उनका फंडामेंटल क्या था, यानी जो भी इन्वेस्टर उस टाइम बाय कर रहा था तो क्या देख करके बाय कर रहा था कंपनी के अंदर, तो ये जानना दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको दोस्तों जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट है जिसका नाम है screener.in, ये फ्री में मिल जाती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके, प्लस 52 वीक हाई वाला लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके डेली बेसिस पर आप सेव करके रखिएगा लिंक को, तो वो आप जाएंगे तो आपको डेली बेसिस पर आपको 52 वीक हाई स्टॉक्स मिलेंगे। तो 15-20 स्टॉक आपको डेली बेसिस पर फाइंड करने हैं। फाइंड करने के बाद अब इंपॉर्टेंट है कि screener.in के ऊपर दोस्तों में क्या करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपना स्टॉक लगाइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फोर्स मोटर 2023 में 2023 में ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था, तो उस टाइम इसका फंडामेंटल क्या था, इसको दोस्तों समझते हैं, जिससे आपको इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स और रेशोज जो आपको देखनी है उसका दोस्तों आइडिया लगेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज बताइए, जैसे कि अगर हम बैंक में FD वगैरह की बात करें तो 6-7% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में 8, 8.5, 9% तक भी मैंने देखा है कि कई जगह आपको फिक्स्ड मिल जाता है, ठीक है। तो FD में 7, 8, 9% मिल जाता है। कौन सी कंपनी के अंदर पैसा आप लगाओगे जिसके अंदर आपको कितना परसेंटेज मिले तो आप कंफर्टेबल हो? कौन सी कंपनी में पैसा लगाओगे? जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि एक कंपनी है, अगर आप उसमें 1 लाख रुपए लगाते हो, तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कितना रिटर्न वो देती है अपनी इक्विटी के ऊपर, उसका 5 है। तो क्या वो कंपनी आपके लिए ठीक है? अरे यार, FD हमें दे रही है ना 7-8%, तो 5 रिटर्न ऑन इक्विटी वाला स्टॉक हम क्यों देखें? हमें क्या जरूरत है? तो हमें एटलीस्ट चाहिए कि जो FD का रिटर्न है उससे डबल तो होना ही चाहिए। तो अगर FD दे रही है आपको 7-8%, तो 15-16% तो रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए। और हम एक बेंचमार्क मान लेते हैं कि 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE। अगर किसी स्टॉक का 20% से कम ROE है, उसको दोस्तों कंसीडर नहीं करना है। आप अपने पोर्टफोलियो में देखना, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसे दिख सकते हैं जिनका ROE 20% से नीचे होगा। ऐसे स्टॉक दोस्तों क्या परफॉर्म करेंगे? हो सकता है दोस्तों जिनका ROE अभी कम है, आगे आने वाले टाइम में ROE बढ़ जाए, लेकिन हम अपनी तरफ से श्योर होंगे कि ऐसी कंपनी सिलेक्ट करनी है जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से कम हो। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है। अगर आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर उसका ROE 15% से तो ज्यादा हो ही। अगर 20% से कम है तो शायद आप उसको बाहर कर सकते हो। तो जैसे कि अगर हम देखें फोर्स मोटर के अंदर क्या था, अगर हम इसका ROE देखें, देखिए कुछ रेशोस हमें यहां मिल जाएगी। ये देखिए, तो यहां पर देखिए हमें पता लग रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स का एवरेज 8% है, 5 ईयर्स का एवरेज 8% है, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स का अगर आप देखेंगे 15% है।
तो 2023 में जब ब्रेकआउट दे रहा था तो इसका ROE इंप्रूव हो गया था। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। एटलीस्ट 15% मैंने बोला था मिनिमम टू मिनिमम होना चाहिए, तो 15% का ROE हमें दिख गया था। करंट अगर हम देखें लास्ट ईयर के अंदर इसका ROE 21% है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये दोस्तों होना ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR वगैरह इस पे ज्यादा ध्यान ना दे तो सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं। सेल्स ग्रोथ भी मेरा दोस्तों आपसे सजेशन रहेगा कि 15% तो एटलीस्ट ग्रोथ होनी चाहिए। सेल्स ग्रोथ 10% 15% के आसपास मिनिमम सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये दो मैट्रिक्स दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है। इनमें से ROE आपको जरूर देखना है। अगर ROE बहुत कम है तो ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का बेनिफिट नहीं है। ऐसी कंपनी अपने फंड को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रही है, सिर्फ फंडिंग ले रही है, सेल्स बढ़ा रही है, तो प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने ROE को सही से मैनेज करना किसी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी अच्छी कंपनी देखेंगे जो मल्टी बैगर बनी है, अगर हम एप्पल को देखें, ब्रिटानिया देखें, नेस्ले देखें, इनका ROE देखना, इनका ROE बहुत फैंटास्टिक होता है। तो ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनका ROE बहुत अच्छा होना चाहिए। पहली दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है कि ROE देख लो, ROE क्या है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है वो आता है सेल्स ग्रोथ प्लस आपके प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। ROE अगर हमें ठीक मिल रहा है, देखो सेल्स कैसे कर रही है कंपनी। अगर मैं इसके सेल्स की बात करूं 2000 करोड़ से आप देखिए धीरे धीरे करके इंप्रूव होते होते 2023 में आ गई थी ये 5000 करोड़ तक। तो सेल्स ग्रोथ तो कंपनी की चल रही है। साथ में जब ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था स्टॉक, उस टाइम सेल्स भी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रही थी, यानी 5000 करोड़ आज तक कंपनी ने दर्ज नहीं करे थे अपने नतीजे। तो 5000 करोड़ मतलब ऑल टाइम हाई सेल्स इसने करी थी। तो ये अच्छा मैट्रिक्स है, ये कॉमन होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें उसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, 134 करोड़ पर है। और अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट्स अच्छे थे, लेकिन प्रॉफिट्स देखिए पिछले 2 इयर्स में माइनस में थे, तो वो रिकवर हो गए थे। तो 134 करोड़ के आसपास का ऑपरेट नेट प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपका ग्रोथ आ रहा हो रेवेन्यू का, यानी सेल्स का ग्रोथ आ रहा हो, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ आ रहा हो, तो ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव होना चाहिए ग्रोथ, यानी जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव रेशियो में होना चाहिए जब आप स्टॉक ले रहे हैं। तो ये दोस्तों आपने कुछ 2-3 मैट्रिक्स देखने हैं, ये देख रहे हैं तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। अब दोस्तों इंटरनली एक चीज है जिसको समझना जरूरी है। इंटरनली क्या चीज है, मैं अपनी कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा जानता हूँ, मैं अपने चैनल के बारे में सबसे ज्यादा जानता हूँ। अगर मैंने कोई बिजनेस खोला हुआ है, मैं अपने बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा जानता हूँ, ना कि दूसरा कोई मेरे बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा जानता है। तो जो प्रमोटर है वो सबसे ज्यादा जानता है कि उसका बिजनेस कैसा है। तो एक बार आपको फोकस करना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर कि प्रमोटर होल्डिंग कैसी है। तो प्रमोटर होल्डिंग में आप ध्यान दीजिए, सितंबर 2022 में 61.63% थी, और देखिए एवरी क्वार्टर सेम स्टेबल थी, और टिल डेट भी सेम स्टेबल रही है 61.63%। जब हमने ट्रेड इनिशिएट करने की ट्राई करी थी यानी 2023 में, तब भी दोस्तों ऑलमोस्ट सेम ही बनी हुई थी 61.63%। अगर प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, गुड साइन है, अच्छा साइन है। अगर प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है तो ये बहुत अच्छा साइन है। अगर किसी स्टॉक के अंदर इंक्रीज हो रही है उसके ऊपर जरूर फोकस करिए, कुछ ना कुछ इंटरनली उस स्टॉक के अंदर अच्छा हो रहा है। लेकिन साथ में ROE, उसका टेक्निकल, उसके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ जरूर देखने हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, स्टिल गुड साइन है, डिक्रीज नहीं हो रही है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान देना है, दो एक ऐसे धुरंधर है हमारी मार्केट के अंदर कि अगर ये खरीदना शुरू करते हैं तो बाजार बढ़ जाता है, अगर ये बेचना शुरू करते हैं तो बाजार गिर जाता है। और ये दोस्तों जो दो धुरंधर है वो है FIIs और DIIs। ज्यादातर डिस्कशन होता है FIIs का, यानी फॉरेन के बाहर के जो हमारे संस्थागत निवेशक होते हैं। अब ये जो दोस्तों निवेशक है, हम ऑल ओवर मार्केट के हिसाब से तो देखते हैं कि FIIs ने इतने हजार करोड़ का खरीदा, इतने हजार करोड़ का बेचा। क्या हमने स्टॉक वाइज इंडिविजुअल कभी कैप्चर करा है कि FIIs किस स्टॉक को कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं? इन 3 सालों में फोर्स मोटर के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक चीज बड़ी स्टेबल बनी हुई थी, वो थी FIIs की खरीदारी। अगर हम सितंबर 2022 में देखें तो FIIs 2.5% की होल्डिंग थी, और कॉन्टिन्यूसली देखिए उनकी होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। ये देखिए कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, और बढ़ बढ़कर देखिए कहाँ पहुंच गई है इनकी होल्डिंग। अगर आप फोकस करेंगे 9.77% पर फोर्स मोटर पर इनकी होल्डिंग्स पहुंच चुकी है। तो FIIs कुछ ऐसा जानते हैं कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है, इसी वजह से तो वो कॉन्टिन्यूसली खरीद रहे हैं। हमें ट्रिगर मिला था 2023 में, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे FIIs 1 साल पहले से कॉन्टिन्यूसली इस स्टॉक को खरीद रहे थे।
तो आप यहाँ पर फोकस करिए। 2.5% था सितंबर 2022 में, दिसंबर में 2.7 हो गया, मार्च में बढ़ गया, फिर जून में बढ़ गया 4.11% हो गया, फिर सितंबर में बढ़ गया। तो हमें तो सिग्नल्स पहले ही मिल गए थे, लेकिन हमने फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करी थी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। अगर किसी स्टॉक के अंदर एफआईएस अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं कंसिस्टेंट, तो अच्छा साइन है। ठीक इसी तरीके से अगर डीआईएस भी अगर कर रहे हैं तो अच्छा साइन है। लेकिन इस स्टॉक में डीआईएस ने ऐसा नहीं करा, बल्कि डीआईएस का स्टेबल नहीं रहा है, कभी कम कभी ज्यादा रहा है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, अगर दोनों में से कोई एक भी कंसिस्टेंट बाइंग कर रहा है तो अच्छी बात है। अगर सिर्फ डीआईएस कर रहे होते, एफआईआई नहीं कर रहे होते, तब भी अच्छा साइन होता। दोनों लगातार कर रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है। प्रमोटर कर रहा है, बहुत अच्छा साइन है। लेकिन एक चीज और है, अगर एफआईआई किसी स्टॉक के अंदर होल्डिंग घटा रहे हैं तो उसको बेयरिश नहीं माना जाता। डीआईएस अगर घटा रहे तो उसको बेयरिश नहीं माना जाता। इसको दोस्तों जरूर समझना है। ठीक है, थोड़ा हो सकता है दबाव आए स्टॉक के अंदर। खरीदारी कर रहे हैं तो पॉजिटिव माना जाता है, खरीदारी नहीं कर रहे तब भी पॉजिटिव ही माना जाता है। लेकिन एक चीज को दोस्तों बेयरिश माना जाता है, वो होता है प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग्स डाउन कर रहे हैं। तो अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स डाउन कर रहे हैं तो वो दोस्तों नेगेटिव सिग्नल है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो हमेशा जब भी कोई स्टॉक खरीदे तो बहुत सारे सिग्नल्स आपको मिलते हैं, उनके ऊपर आप फोकस करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि टेक्निकल से अलग भी फंडामेंटली कुछ स्टॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये दोस्तों मैट्रिक्स है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इसके ऊपर दोस्तों जरूर ध्यान देना चाहिए। चलिए एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते मैं कंपनी चला रहा हूँ, कंपनी की वैल्यू मान लेते 1 करोड़ है। ठीक है, अब मुझे इस कंपनी को फास्ट ग्रो करना है। अब फास्ट ग्रो करने के लिए मुझे फंड चाहिए, मुझे कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है कि वो मुझे फंड दे। मैं सीधा बैंक के पास जाता हूँ, बैंक को कहता हूँ जी मेरी कंपनी के शेयर आप होल्डिंग पर रख लो और मुझे 2 करोड़ का लोन दे दो। मेरी कंपनी की वैल्यू कितनी है? 1 CR। मैंने लोन कितना ले लिया? 2 करोड़ कंपनी को ग्रो करने के लिए। मान लेते किसी रीजन से कंपनी ग्रो नहीं हो पाती है, मार्केट के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं ग्रो नहीं कर पाता हूँ, कुछ फंडामेंटली ऐसा हो जाता है कंपनी का कि ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो जो वो 2 करोड़ मैंने डेट लिया है वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन दे रहा है। उस बर्डन को दोस्तों मैं झेल नहीं पाऊंगा। अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, मतलब कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ से मान लेते 50 लाख रह गई है, कंपनी के शेयर्स गिर गए हैं, 2 करोड़ मैंने बैंक से लिया हुआ है, अब मैं उनको चुकाऊंगा कैसे? तो एक टाइम पे क्या होगा, बैंक जाकर के मेरी कंपनी के ऊपर हैंडओवर ले लेगा, मेरा हैंडओवर कंपनी के ऊपर से हट जाएगा क्योंकि मैंने उनका लोन नहीं चुकाया। अब मेरे हाथ से कमांड चली गई। ऑब्वियसली बैंक तो दोस्तों कंपनी को नहीं चलाने वाला, यानी ऐसी कंपनियां डेट के अंदर कोलैप्स हो जाती है। डेट अच्छी बात है किसी कंपनी के लिए ग्रो करने के लिए, एक अच्छा एसेट है, लेकिन एक रिलायबल तरीके से डेट लिया जाता है। फॉर से अगर मेरे पास 1 करोड़ की वेल्थ की कंपनी है, मैंने बैंक से लोन लिया मान लेते 20 लाख या 30 लाख, और मैंने 20-30% स्टॉक गिरवी रखे। अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 20-30% का। मैं आगे जाकर उसको रिकवर कर सकता हूँ, आगे जाकर के मैं अपनी कंपनी की होल्डिंग वापस खरीद भी सकता हूँ। जब टाइम अच्छा आएगा, सब कुछ ठीक करेंगे, तब ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं कोलैप्स नहीं हो रहा है एटलीस्ट। लेकिन जब मैं डेट इतना ज्यादा ले लेता हूँ कि वो कोलैप्सिंग में चले जाएगा, तो वो दोस्तों बहुत गड़बड़ है। तो मार्केट के अंदर एक रेशो होता है जिसको हम कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशो। अगर डेट टू इक्विटी रेशो 1 से नीचे है, 1 से नीचे होने का मतलब है जितनी मेरी कंपनी की इक्विटी है उतने से कम है, उतना ही है तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा है तो खराब माना जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना होता है डेट टू इक्विटी रेशो 1 से कम होना चाहिए, जितना कम उतना बढ़िया। फोर्स मोटर के केस में अगर हम आज की डेट में डेट टू इक्विटी रेशो देखें तो यहाँ दोस्तों हमें पता लगता है इनका डेट टू इक्विटी रेशो 0.01 है, यानी 1 से भी बहुत ज्यादा कम। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी लगभग इक्विटी के कंपैरिजन में 1% है। तो यहाँ पर आप देखिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट इनके पास ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। तो ये दोस्तों कंपनी की खास बात है। तो किसी भी अच्छे स्टॉक्स के अंदर ये दोस्तों कैप्चर करना बड़ा जरूरी होता है। चलिए एक चीज और है जो कंपनियां काफी ट्रिकी करती है, काफी मैनिपुलेट करती है। कई बार कंपनियां क्या करती है, जो एक्चुअल टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है उसको बचा लेती है, कुछ ना कुछ एग्जम्पशंस ले लेती है, कुछ ना कुछ हेरफेर हो जाता है बैलेंस शीट्स के अंदर। तो जितना परसेंटेज गवर्नमेंट को देना होता है उतना परसेंटेज ना दे करके वो बचा लेती है। मान लो 10% भी टैक्स उन्होंने बचा लिया, वही दोस्तों उन्होंने प्रॉफिट मार्केट के अंदर दिखा दिया। लेकिन कई बार क्या होगा कि ये करना मुश्किल हो जाता है। कई बार गवर्नमेंट भी छापे मार देती है, आपने देखा होगा ईडी वगैरह छापे मार देती है, फिर वो रिकवर कर लेती है, तो वो कंपनियां कोलैप्स हो जाती है।
तो यहाँ पर टैक्स परसेंटेज देखना बड़ा जरूरी है। ज्यादातर लोग टैक्स परसेंटेज की बात करते नहीं है, टैक्स रेट की बात करते नहीं है। किस कंपनी ने कितना % टैक्स दिया उसको दोस्तों जरूर फोकस करिए। देखिए इंडिया के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो नॉर्मली 30-35% हुआ करता था, लेकिन अब बीच में कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट ने कम करे थे। तो ये मैट्रिक्स आप लेके चलिए कि 25% से लेकर 30%, 35%, 40% के आसपास अगर कोई कंपनी टैक्स परसेंटेज दे रही है तो वो अच्छी कंपनी है। किसी कंपनी के अंदर आपको अगर 15-17% टैक्स परसेंटेज मिले तो वो खराब है। तो ये रेशो होनी चाहिए, यानी उन्होंने ईमानदारी से टैक्स दिया है, तो यानी उनका जो बैलेंस शीट है वो भी एक्यूरेट होगा अगर उन्होंने टैक्स अच्छे से पे करा है। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर चेकआउट कर रहे हैं, अगर आप टैक्स परसेंटेज देखेंगे फोर्स मोटर की तो ये देखिए 48%, 36%, 36%, 37%। देखिए इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना था, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आप देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 85 रह गया। तो यानी कंपनी ईमानदारी से अपना टैक्स पे कर रही है। अगर किसी कंपनी ने ईमानदारी से अपना टैक्स पे कर दिया तो बैलेंस शीट में हेर फेर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यानी करना है थोड़ा सा मुश्किल ही हो गया। क्या करोगे जब टैक्स पूरा ही दे दिया गवर्नमेंट को, एक्यूरेट नंबर दे दो। तो अगर दोस्तों किसी कंपनी ने ईमानदारी से अपना टैक्स दिया है तो हायर प्रोबेबिलिटी की बैलेंस शीट में ज्यादा छेड़खानी नहीं की गई है, बहुत ज्यादा एग्जामिशंस वगैरह लेकर के कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करी है। तो अच्छा फंडामेंटल स्टॉक का गुड साइन है। तो मैं एक बार दोबारा समरी आपको बताता हूँ फंडामेंटल में आपको क्या देखना है। एक तो सबसे पहले ROE देखना है, 15-20% से ऊपर होना ही चाहिए किसी भी स्टॉक का। उसके बाद दोस्तों आपको फाइंड करना है फंडामेंटल में कि सेल्स ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। जब आपने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखा है उस टाइम सेल्स ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट भी हायर पॉइंट पर ही होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे FIS की होल्डिंग्स क्या है, DIS की होल्डिंग्स क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। टैक्स परसेंटेज देखिए कंपनी की 25% से 35-40% के आसपास है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में एक मैट्रिक्स के ऊपर और ज्यादा आप ध्यान दे सकते हैं, वो है डिविडेंड यील्ड, कंपनी कितना डिविडेंड हर साल देती है। साथ में दोस्तों गुड मैनेजमेंट का एक अच्छा साइन है डिविडेंड। अगर कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है, अगर डिविडेंड को थोड़ा बहुत इंक्रीज करती हुई देती है तो वो बहुत अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनी है। एक और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आप ले सकते हैं। तो इन सारे मैट्रिक्स को देख करके दोस्तों आपको बहुत आइडिया लगेगा कि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। अगर दोस्तों ये फंडामेंटल रेशियोस, ये जो भी मैंने आपको बताया, अगर ये आपको हेल्प करता है अच्छे स्टॉक फाइंड करने में, तो इन फ्यूचर दोस्तों आप मेल करके मुझे जरूर बताना ट्रेडिंग चाणक्य के @gmail.com पर कि इन्होंने आपको अच्छे स्टॉक्स पिक करने में कितनी हेल्प करी। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।